हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच डी एम एम में आपका स्वागत है। तो डेली की तरह हम लोग जीएस का मिक्स प्रैक्टिस पढ़ने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। जानते हैं आप, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट इसको ड्रॉ कर लें जरा। चलो बताएं, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, बताएं। यस, तो वाल्मीकि, मनु, वशिष्ठ या पाणिनि किसको बोलते हैं, चलिए बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु, है ना। मनु जो है हो जाएंगे प्राचीन हिंदू विधि के का लेखक माना जाता है मनु को। तो हिंदू विधि का लेखक कौन है, मनु है। ओके। और अगर वशिष्ठ की बात करें तो ये श्री राम जी के गुरु माने जाते हैं। और अगर पाणिनि की बात करें तो संस्कृत को जो है इन्होंने, पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरणिक रूप प्रदान किया था, पाणिनि ने। और इनकी एक पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, अष्टाध्यायी। ठीक, अष्टाध्यायी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पूछी जाती है। तो अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की बुक है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये बात भी याद रखना कि जो मनुस्मृति है, मनु की बुक का नाम है मनुस्मृति ना, स्मृति, ठीक। तो जो मनुस्मृति थी, इसी से जो है सबसे, जो हिंदू विधि की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हिंदू विधि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछेगा किस बुक से मिलते हैं, तो आप मनुस्मृति ही आंसर करेंगे, ठीक है। और वाल्मीकि की अगर बात करें तो उन्होंने रामायण की रचना की थी, रामायण, ठीक। रामचरितमानस में अगर पूछेगा तो तुलसीदास हो जाएंगे, लेकिन रामायण पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएंगे। तो मनु की बुक याद रखना मनुस्मृति, पाणिनि की बुक याद रखना अष्टाध्यायी, और वशिष्ठ के बारे में मैंने कहा कि राम जी के गुरु थे। तो ये सारी बातें याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान पूछ रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आपको ये बताना है भारत किसके शासनकाल में आए थे। तो बताएं, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। इनको क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर इन्हीं को चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये जो शकों पर, है ना, शकों पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो शकों पर विजय के बाद जो है उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। और एक बात आपको याद रखना कि जो गुप्त वंश था, इसे इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है, तो गुप्त युग को इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में अगर और बातें करें तो इनके दरबार में जो है 9 रत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कितने, 9 रत्न रहा करते थे। और उन्हीं 9 रत्नों में से कालिदास, वराहमिहिर, है ना। और तो ये सारे जो विद्वान हो जाएंगे, कई बार पूछता है कि बताओ कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास हो जाएंगे, वराहमिहिर हो जाएंगे, और जो है कालिदास वराहमिहिर के अलावा धन्वंतरी एक नाम आप याद रख सकते हो, धन्वंतरी। तो धन्वंतर जो कि किससे संबंधित थे, चिकित्सा से संबंधित थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुगल शासकों का सही कालानुक्रम लगाना, आपको उनका सही क्रम लगाना है कि किसके बाद कौन आया था। तो आपको पता है सबसे पहले बाबर आएंगे। और बाबर कब आएंगे, 1526 में। आपको पता है पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें लोदी हार जाता है और क्या होता है, मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की नींव डाल दी। उसके बाद उसका लड़का है हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर और शाहजहां। फिर आप यहाँ पे देखेंगे शाहजहां का लड़का कौन हो जाएगा, शाहजहां का लड़का आप देखेंगे क्या हो जाएगा, शाहजहां के लड़के आपके फिर कौन हो जाएंगे, औरंगजेब हो जाएंगे और दारा शिकोह हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो ओके, ये क्रम हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना। बाबर हुमायूं के पापा, अकबर के पापा, जहांगीर के पापा। तो इस क्रम में आप याद रखना, सब एक दूसरे के पापा के क्रम में लगे हैं, ठीक। तो चले नेक्स्ट देखें। पापा नहीं, जो भी आप समझ रहे हो, क्या अब्बू जान। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, विलंबन का सिद्धांत या हड़प नीति, है ना। हड़प नीति पूछ रहा है किसने लगाया था। तो हड़प नीति बताएं कौन लगाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लगाए थे, ये लगाए थे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त लगाए थे। स्थायी बंदोबस्त पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाए थे। और बात करें वेले जली की, अगर, है ना, ये वेलेस्ली लिखा है। अगर वेले जली पूछता तो आपकी सहायक संधि हो जाती वेले जली, ठीक। वेले जली अगर पूछता आपसे, वेले जली अगर पूछता, लॉर्ड वेले जली,
तो उन्होंने क्या लगाया था, सहायक संधि लगाया था, विलेजली ने सहायक संधि लगाया था। और अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विलंबन या हड़प नीति का सिद्धांत किसने लगाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और 1905 में, कब, 1905 में जब वही बंगाल विभाजन हो रहा था 1905 के समय में, ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, वाराणसी में, ठीक, वाराणसी में जो अधिवेशन हुआ था वहां पर अध्यक्षता की थी कांग्रेस की किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की, तो इनसे एक बात और याद रखना आप कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, याद रखना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी अगर पूछेगा, याद रखो नाम ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी अगर पूछेगा किसकी संस्था है, इस संस्था का स्थापना किसने की थी, इस संस्था की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया, पूछेगा सोसाइटी हटा देगा, ठीक है, सिर्फ पूछे सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ, अगर आपसे इंडिया पूछे तो महात्मा गांधी होंगे, याद रखना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया पूछेगा तो महात्मा गांधी होंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की जो बात लिखी है, अगर इनके बारे में कहें तो आप दादा भाई नौरोजी को जानते हो, भारत के वही उपलब्ध पुरुष कहलाते हैं, है ना। दादा भाई नौरोजी के बारे में और हमने आपको बताया था ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इनकी पुस्तक क्या थी, इनके बुक के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, महात्मा दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के बारे में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की बुक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने ब्रेन ड्रेन कर दी थी, धन का निष्क्रमण सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अच्छा, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले, अगर दादा भाई नौरोजी की और बात करें तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इनसे याद रखना, दादा भाई नौरोजी से सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द दिया था। ठीक है, स्वराज की अगर बात करें, स्वराज शब्द सबसे पहले अगर पूछे स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जो स्वराज शब्द हो जाएगा सबसे पहले हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कब दिया था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। आपसे पूछता है क्वेश्चन, 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष बने थे, और वहीं पर उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर पूर्ण स्वराज पूछे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूर्ण स्वराज पूछे तो ये 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, लाहौर में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछे पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो ये पूर्ण स्वराज जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू, है ना, कौन करेगा, JL नेहरू करेंगे, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में करेंगे, याद रखना। तो ये दोनों बातें 1906 में स्वराज और पूर्ण स्वराज, ये चीज़, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बता दी। लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब केसरी कहलाते थे, इनको क्या कहते थे, एक बार इसको इरेज कर देना है, आपको लिखना होगा जो चीज़ें लिख लेना, ठीक है। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो चलिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लाला लाजपत राय की, तो इनको पंजाब केसरी कहा जाता था, है ना, ये चीज़ आप याद रखना, पंजाब केसरी कहलाते थे, पंजाब केसरी। और इन्होंने 1928 में, है ना, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था। 1928 में, याद रखना, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 को आया था, ठीक, 1928। अगर डेट सही पूछे तो आप 30 अक्टूबर कह सकते हो, 30 अक्टूबर को आया था, 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आया था। और इसी का विरोध करते हुए इनके ऊपर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। उस समय घायल हो गए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पूछता, साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लोग लगा रहे थे, ठीक है ना। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय, और गरम दल के नेता भी हुआ करते थे, ठीक है। और इनके बारे में अगर एक चीज़ याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कह सकते हो कि अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, क्या, अनहैप्पी इंडिया, इनकी वेरी इंपॉर्टेंट एक बुक है, ठीक, अनहैप्पी इंडिया, इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, इसको आप जरूर याद रखना। लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। तो इनके बारे में चलिए इतना याद रखें, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैंने आपको बता दिया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, 1906 में बनारस में कांग्रेस के, 1905 में बनारस में जो हो जाए कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, क्योंकि 1906 में अभी मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी ने की थी कलकत्ता में, जहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो मराठा और केसरी नाम की है ना, मराठा एंड केसरी 2 बुक है, एंड केसरी, ठीक, केसरी। तो ये याद रखना, मराठा और केसरी नाम की 2 पुस्तक इन्होंने लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है। तो आप देख लीजिए कौन सी तालिका है। यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान, ठीक है, ये संविधान के मद हैं और जिस देश से लिया गया उन देश का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, राज्य के नीति तत्व हो जाएंगे, मूल अधिकार हो जाएंगे, संघ और राज्यों के बीच समवर्ती सूची हो जाएगी, राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति नीति होगी। तो चलिए देखते हैं। डीपीएसपी की अगर बात करें, यहाँ पे राज्य के नीति जो तत्व लिखे हुए हैं ये कहाँ से लिए जाएंगे, तो आयरलैंड हो जाएगा, यानी कि ये वाला ए हो जाएगा, आयरलैंड से लिया है। मूलभूत अधिकार की बात करोगे तो अमेरिका हो जाएगा, आपको पता है ये कहाँ से हो जाएगा, नीचे लिखा है यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। फिर बात करेंगे समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, है ना, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। और अगर बात करें अगला, तो ये जो लिखा हुआ कनाडा हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष। तो अगर जब संघ की बात करेगा, संघ वाली जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने कहाँ से सीखी है, कनाडा से सीखी है। तो संघ क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ठीक, डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आप देख लीजिएगा रोक की वीडियो, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ऑप्शन लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चुनी हुई संसदीय समिति। तो यहाँ पे आपको जो सही जवाब हो जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। धन विधेयक के मामले में जितने भी अधिकार हैं वो लोकसभा को दिए जाते हैं, और धन विधेयक, कोई विधेयक है कि नहीं है, इस बात का निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। और अगर बात करें धन विधेयक की, तो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में है, 110 में धन विधेयक की बात की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स का है, चलिए जीएस का क्वेश्चन निकालते हैं, और ये सब मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैथ पे हटा दे। तो चलिए जीएस का अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष लिया गया था। तो जनगण मन बताएं, वेट, चलिए देखिए, तो जनगण मन कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी, ठीक है, 1 मिनट ड्रॉ नहीं किया, 24 जनवरी हो जाएगा, 24 जनवरी, ठीक, 24 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। ये 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, थोड़ा ड्रॉ करने में परेशानी आ रही है ना, ओके देखना, 24 जनवरी 1950 को हो जाएगा, जनगण मन लिया गया था। और अगर बात करें जनगण मन, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। और कब लिखा था अगर ये पूछा जाए, तो इन्होंने जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन जो है पहली बार अगर गाने की बात करें इसको, तो 1911 में गाया गया था, ठीक है, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, 1911 का कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, और वहीं पर पहली बार गाया गया था। और गाने में कितना समय लगना चाहिए, तो 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। और अगर इसको आपको ब्रीफ में गाना है, मतलब जो है आंशिक रूप से अगर इसको गाना है, तो इसको 20 सेकंड में गाया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया कि 1911 में पहली बार गाया गया था। और पुस्तक की अगर बात करें, जो जनगण मन है वो गीतांजलि बुक से लिया गया था। कौन सी बुक से, गीतांजलि पुस्तक से लिया गया था। और इसी के लिए इन्हें जो गीतांजलि के लिए है ना नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, आप याद रखना 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला, तो और किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलेगा 1913 में। किसके लिए मिला, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला। ये सारी बातें आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दुखी से हंस, अच्छा चलो रीजनिंग का है, हाँ, जीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है, किस क्षेत्र उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ये बताना आपको, क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता। कोलकाता के उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार आता है। और कोलकाता में जो ये न्यायालय है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, और इसी के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्यायालय है कोलकाता के अंतर्गत आता है। मतलब इसके अंतर्गत आने का मतलब है कि अंडमान निकोबार में कोई न्यायालय नहीं होगा, तो अगर कोई सुनवाई करनी है तो इसी उच्च न्यायालय में अंडमान निकोबार के लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु
21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 साल कर दी गई। तो ये आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा, और ये राजीव गांधी के समय में हुआ था 1988-89 में। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो काफ़ी पूछी जाती है। 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई थी? पहले 21 थी, अभी कितनी हो गई? 18 कर दी गई है। तो ये 61वां संविधान संशोधन था। 21 से कितनी कर दी गई है? 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है उसकी अगर हम लोग बात करें, कर्क रेखा, ठीक है, तो जो कर्क रेखा होती है, अगर ग्लोब की बात कर ले हम लोग में, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री, तो ये सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में जो होती है, नॉर्थ। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और ये जो, क्योंकि भारत हम लोग जानते हैं इस जगह पे यहाँ पे आएगा, तो ऐसे करके यहाँ पे भारत रहेगा, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी। तो वहाँ पे आपको ट्रिक आपने पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार, है ना, तो झार मतलब झारखंड वहाँ पे आता है, 8 राज्यों से गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब सूची को सूची 2 से मैच कराना है, देख लीजिए यहाँ पर कुछ नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई हैं, है ना, बांध दिए हुए हैं को मिला। तो आप जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, काफ़ी पॉपुलर है। नागार्जुन कहाँ पे बना है? कृष्णा नदी पर। अर्जुन, देखो अर्जुन है ना, अर्जुन और कृष्ण का तो पुराना संबंध है। ठीक है, टेहरी बांध जो है वो कहाँ पे? भागीरथी नदी पर हो जाएगा, तो ये आपका भागीरथी हो जाएगा। और हीराकुंड कहाँ पे हो जाएगा? महानदी पे। और ठीक है, महानदी पे हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये महानदी कहाँ, हीराकुंड महानदी उड़ीसा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। ठीक, ये ओडिशा में हो जाएगा। और सब इसकी बात करें अगर हम लोग कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद है टिहरी की अगर बात करें तो टिहरी भागी उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में हो जाएगा। और अगर बात हम लोग इसकी कर लें, कृष्णा नदी कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल मत रखना, आंध्र प्रदेश लिखा हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो ये सारे स्टेट भी आप याद रखना, क्योंकि ये भी पूछा था। ठीक है, तो ये सारा है। तो अब ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिएगा अपने मन से कौन सा होगा, जो भी सही होगा मैच करा लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हाँ जी, ये पूछ रहा कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो डैश के सिद्धांत पे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रॉकेट जो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा। तो रॉकेट हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, कि जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है, तो आपको बताना है कि क्या होता है। वस्तु का अगर वेग दोगुना हो जाएगा तो इसका त्वरण दोगुना होगा, संवेग दोगुना होगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, या स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी। आपको तो ये चीज़ बतानी है आपको। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे संवेग दोगुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। तो द्रव्यमान गुणे वेग, तो जो वेग होता है वो संवेग का जस्ट बराबर ही होता है। जितने गुना वेग होगा उतने गुना ही संवेग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? टाइम आपको बताना है, तो समय बराबर हो जाएगा वेव ऊर्जा, यानी कि 1000, और अपॉन में क्या हो जाएगा? वेव ऊर्जा अपॉन शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति। शक्ति कितनी है? 50 वाट की शक्ति है। तो 50 से इसको आप भाग कर दो, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार कट जाएगा। तो 20 सेकंड का जो है समय यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्घ्य आपको बताना सबसे कम किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बैगनी कलर। बैगनी का जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, और सबसे अगर ज़्यादा पूछे तो लाल रंग की हो जाएगी। ठीक है, और अगर बिखराव की बात करें, यानी कि प्रकीर्णन की बात करें, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होगा? बैगनी का। और तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी? लाल रंग की। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जीएस पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने हेतु राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो आपको यहाँ पे बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुफ्त शिक्षा की
योजना शुरू की है 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ कि खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से रहती हैं, तो कहाँ पे रहती हैं? तो ये सबको पता होगा कि गारो खासी जनजातियां कहाँ की हैं? मेघालय में पहाड़ियां भी इस नाम से पाई जाती हैं और यहाँ की जनजातियां भी हैं खासी और गारो। आपको पता सबसे ज़्यादा कहाँ पे बारिश होती है? मेघालय में, माँ से नाम मेघालय, तो खासी तो उन्हीं लोग को आएगी ना, तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा सागर है, महासागर है प्रशांत महासागर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रशांत महासागर में ही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा महासागर है और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इसी के पास रहते हैं। और सबसे अगर गहरे गर्त की बात करें, मैरियाना, तो देखिए यहाँ पे जो है मैरियाना नाम से आप याद रखना, मैरियाना। ठीक है, मैरियाना जो है, मैरियाना नाम का एक गर्त है, मैरियाना ट्रंच बोलते हैं गर्त को, तो वो दुनिया का सबसे गहरा स्थान अगर कोई पूछे तो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रंच या गर्त है, मैरियाना गर्त। ठीक, तो गर्त हो जाएगा, मैरियाना गर्त सबसे गहरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं, 21 मिनट की वीडियो हो जाएगी, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवंबर 2021 में संपन्न आईसीसी पुरुष, आईसीसी 2021 की बात करें, ठीक है, और पुरुष T20 जो है कौन जीता है? तो चलिए बताएं T20 किसने जीता, कौन सा देश जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या भारत? भारत तो आप जानते हो पाकिस्तान से हार गया था बहुत बुरी तरीके से, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? न्यूजीलैंड हारा था और कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था, न्यूजीलैंड को हरा के 8 विकेट से हराया था न्यूजीलैंड को, और डेविड वार्नर जो है प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। ऑस्ट्रेलिया जीता था T20 पुरुष विश्व कप, जो जीता था कौन? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आखिरी के 2 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, ये बताना है आपको। तो विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC, और इसमें 189 जो है मेंबर है वर्तमान में, 189 क्या है इसके विश्व बैंक में जो है मेंबर है। तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय हो। और अगर स्थापना की बात करें तो 1944 में, ठीक, 1944 में स्थापना हुई थी, और डेविड मालपास है ना, डेविड मल एक्चुअली माल हाँ मालपास, ठीक, डेविड मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, डेविड मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1944 में स्थापना होती है विश्व बैंक की, 189 सदस्य हैं और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ जी देखिए, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो बताएं जल्दी से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या लिखा? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसका इंडियन बैंक हो जाएगा। ठीक है, इंडियन बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से ये जो है प्रभावी हो गया है कि विलय इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हो गया? तो इंडियन बैंक में हो गया। बड़ी खबर है ना, तो याद रखना। तो चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, और बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, एक्चुअली खत्म होने वाला है, लेकिन इसको बंद करना था, देर हो रही, रात में 1:30-2 बज रहा है। चलिए फटाक से खत्म कर लेते हैं। तो आपको बताना, बस 2 क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं ना, आपको बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान कौन सा मंत्री बनाए गए हैं, नया जो बनाया वो मंत्रिमंडल, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। क्या देंगे? शिक्षा देंगे। तो आप याद रखें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी है, प्रधान जी शिक्षा देंगे। और अश्वनी वैष्णव की अगर, तो चलिए अश्वनी वैष्णव के, तो वैष्णो माता में हम लोग घूमने जाएंगे, किस चीज़ में बैठ के जाएंगे? ट्रेन में बैठ के जाएंगे। तो आपके ये हो जाएंगे रेल मंत्री। वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे हम लोग, क्या करने? ट्रेन में बैठ के जाएंगे, तो याद रखना। और फिर किरण रिजिजू की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो किरण रिजिजू हैं इन्हें बनाया गया है कानून मंत्री। तो देख लो, का से किरण, का से कानून, ऐसे करके याद कर लो, किरण कानून मंत्री। ठीक है, और कानून की किरण चारों तरफ फैलनी चाहिए। ठीक, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनको बनाया गया है केंद्रीय उड्डयन मंत्री। अभी आप देख रहे थे जब यूक्रेन में रसिया ने अटैक किया, उस समय जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की। किसने? सिंधिया जी ने। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो ठीक है, ये थी वीडियो, और आज 24 मिनट 25 मिनट के आसपास की वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।